Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. English text reading and understanding practice, lesson number 7, The Talkative Barber. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना आज का सबक नंबर 7 और आज के सबक में हम बात करेंगे द टॉकेटिव बार्बर। टॉक का मतलब होता है बातचीत करना और एंड टॉकेटिव बार्बर का मतलब बातूनी जिसे कहते हैं। तो एक हज्जाम था जो बहुत ज़्यादा बातूनी था, उसके बारे में एक कहानी है और इस कहानी में ये बताया गया कि एक हज्जाम था, वो राजा के पास गया। राजा को वो अपने बाल मुड़वाने थे, तो ये बार बार गया था बाल छीनने के लिए, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर बातें कर रहा था। राजा इससे काफ़ी परेशान हुआ, इसको जो है कुछ हदिया भी दे दिया, फिर भी ये जो है बार बार बातें करता रहा। राजा को कहीं जाना था, दावत थी दोस्तों की, तो बार ने इससे पूछा कि कहाँ जाना है, तो राजा ने पहले नहीं बताया, लेकिन बार बार पूछता रहा। तो राजा इतना परेशान हो गया था इससे कि उसको बताना पड़ा कि कहाँ जा रहा है। फिर बातें करने लगा, फिर पूछा क्या खाना खिलाएंगे आप। दावत लेने वाला था राजा, तो पूछ रहा बार बार कि क्या खाना खिलाएंगे आप। तो बताया राजा ने, उसने बताया मुझे भी दिखाओ। मतलब इसने मुसलसल बातें की उस दौरान, और राजा इससे काफ़ी परेशान हो गया था। तो बस इसमें इतना ही बताया गया। अब आगे क्या हुआ था ये नहीं बताया गया है, और मैंने कोशिश की कि क्या ये सबक यहीं पर पूरा हो गया या आगे भी कुछ है जुड़ा हुआ इससे, तो मुझे कुछ मिला नहीं, क्योंकि ये कहानी अधूरी लग रही है पढ़ने के बाद, कि मतलब बार बार बात करता रहा, तो मतलब आगे क्या हुआ, मारा पीटा, उसको भगाया कि क्या हुआ, इसमें नहीं बताया गया। तो यहीं तक ही कहानी है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी, द टॉकेटिव बार्बर, बातूनी हज्जाम। लॉन्ग अगो अ सल्टन, यहाँ पर इंग्लिश वाले इसको सल्टन पढ़ते हैं, बट हम इसको सुल्तान पढ़ेंगे। इसकी वजह है कि इंग्लिश वालों का ये वर्ड नहीं है, इन्होंने खुद से निकाला है, तो हो सकता है कि वो सल्टन पढ़ते हो, बट ये ज़्यादा अच्छे नहीं, हम सुल्तान ही पढ़ेंगे इसको, ठीक। हुज नेम वाज शहरयार, और शहरयार का लफ्ज़ ये पता लग रहा है कि शहरयार होना चाहिए था उर्दू में, ठीक है, ऐसा लग रहा है ये कहानी उर्दू से ली गई है। अब हो सकता है शहरयार राजा राव ruled over a large kingdom. His queen was a good storyteller. Each night she would tell a story to the king. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. This is one of the stories from the Arabian Nights. Okay. तो यहाँ पर ये एक मुख्तसर का खाका पेश कर रहा है। लॉन्ग अगो अ सुल्तान, लॉन्ग अगो यानी बहुत पहले। यहाँ पर लॉन्ग 2 बार आ गया, वैसे अक्सर आता नहीं है, आपको लॉन्ग अगो ही आता है, आपको अक्सर मिलेगा, रिपीट नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर रिपीट हो गया 2 बार, ठीक है। नहीं, बहुत सालों पहले, जिसे उर्दू कहानी में बहुत सालों पहले। अ सुल्तान, एक बादशाह या एक सुल्तान, हुज नेम वाज शहरयार,
जिसका नाम शहरयार था, हम शहरयार कह रहे हैं इसका तर्जुमा, ठीक। रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम, अब ये पूरा आपका सब्जेक्ट बन रहा है और ये आपका पूरा वर्ब और ऑब्जेक्ट। रूल, उसने हुकूमत की, ओवर अ लार्ज किंगडम, एक बहुत बड़ी, किंगडम का मतलब होता है ममलकत या विलायत, तो यहाँ पर मुल्क करेंगे, ओके, एक बहुत बड़े मुल्क पर या मुल्क के हिस्से पर, ठीक, या बहुत बड़े मुल्क के ऊपर उसने हुक्मरानी की, ये जो बादशाह था या जो सुल्तान था। हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, उसकी जो रानी थी या उसकी जो महारानी थी वो बहुत अच्छी कहानीदान थी। कहानीदान का मतलब कहानी कहने वाला, सुनने या जानने वाला, यानी यानी गुड स्टोरी टेलर, यानी कहानी बयान करने वाली थी, वो बहुत अच्छी थी, यानी कहानी बयान करने में बहुत अच्छी थी, यानी बहुत अच्छी अच्छी कहानी बयान करती थी, ओके। सो हिज क्वीन वाज अ गुड स्टोरी टेलर, उसकी जो रानी थी वो अच्छी कहानी बयान करने वाली थी। अच्छी मैंने इस्तेमाल किया मोनस के लिए, कहानी भी मोनस है और ये फाइल जो है वो भी मोनस है, यानी ओके। ईच नाइट, हर रात को, शी वुड टेल अ स्टोरी, यहाँ पर उड आया हुआ है और उड के बारे में आपने पढ़ा है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ गा गी के लिए नहीं करते हैं, बल्कि इसका इस्तेमाल हम उस वक्त भी करते हैं जब कोई काम मुसलसल हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये उड इसी माने में इस्तेमाल हुआ, मुसलसल करना। सो ईच टाइम, हर रात, शी वुड टेल, वो कहा करती थी, अ स्टोरी, कहानी, टू द किंग, राजा तक, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होगा लेकिन राजा से होगा, ओके। सो ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग, वो रोज जो है हर रात राजा से एक कहानी कहती थी। तो यहाँ पर टेल अ स्टोरी का मतलब कहानी कहना होगा, लेकिन इसका माना कहानी सुनाना भी होता है, ओके गाइज। टेल अ स्टोरी का मतलब कहानी कहना ही नहीं होता बल्कि कहानी सुनाना भी होता है। तो अगर आप किसी से कहना चाहते हैं कि मुझे कोई कहानी सुना, तो आप कहेंगे प्लीज टेल मी अ स्टोरी, ओके, टेल मी अ स्टोरी कहेंगे आप। तो यहाँ पर हर रोज या हर रात रानी राजा को एक कहानी सुनाया करती थी, ओके। शी नरेटेड एंशियंट पर्शियन, हम लोग इसको पर्शियन पढ़ते हैं बट ये पर्शियन है, एंड अरबिक फोक स्टोरीज। अब यहाँ पर शी नरेटेड, वो बयान करती थी, एंशियंट पर्शियन एंड अरबिक फोक स्टोरीज। एंशियंट का मतलब कदीम, पर्शियन का मतलब फारसी और अरबिक का मतलब अरबियन या अरबी। फोक का मतलब होता है रिवायती, एंड स्टोरीज का मतलब कहानियाँ, ओके। तो यहाँ पर नरेट का मतलब आपने बयान किया ही सिर्फ नहीं करेंगे, बल्कि इसका तर्जुमा हम उस वक्त भी करते हैं, कब करते हैं, जब हमें कोई काम ये कहना हो, यानी करता था, ठीक है। तो यहाँ पर वही माना है, शी नरेटेड, वो बयान क्या करती थी या बयान करती थी, एंशियंट, कदीम, पर्शियन यानी फारसी, अरबिक, अरबियन, फोक स्टोरीज, रिवायती कहानी, ओके। तो वो कदीम फारसी और अरबी रिवायती कहानियाँ बयान करती थी, यानी उसकी कहानियाँ पर्शियन होती थी, अरबियन होती थी और रिवायती होती थी। दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज, ये है एक कहानियों में से, फ्रॉम द अरबियन नाइट्स, अरबियन नाइट में से, यानी अरबियन नाइट्स पूरी कहानी की एक किताब है, इस पर मतलब इसकी सीडी भी आ चुकी है, मूवी जिसे आप कह सकते हैं या वीडियो कह सकते हैं। तो अरबियन नाइट्स में बहुत सारी कहानियाँ हैं, उनमें से जो कहानियाँ यानी स्टोरीज फ्रॉम द अरबियन नाइट्स, अरबियन नाइट्स की कहानियों में से एक है, यानी ये जो कहानी उनमें से एक है। तो इसका जो प्रीफेस है उससे पता चल रहा है कि ये कहानी मुकम्मल कहाँ मिलेगी हमें, अरबियन नाइट्स में मिलेगी। वहाँ पे क्या हुआ था, मैंने शुरू में क्या बताया, पता नहीं चल रहा आगे क्या हुआ, लेकिन अब मुझे मेरा ख्याल है कि आगे हमें पता चलेगा जब हम अरबियन नाइट्स को ढूंढेंगे और वहाँ पर हम ये पूरी कहानी पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि आगे क्या हुआ था, ओके। लेकिन इस हिस्से में आगे की बात नहीं की गई, इसलिए मैंने वहाँ पर बताया। अगर आप पूरी कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप अरबियन नाइट्स खोल सकते हैं, वहाँ पर हो सकता है आपको कहानी मिले, ओके गाइज। तो ये प्रीफेस है, मुकदमा है, जिसके बारे में, कहानी के बारे में थोड़ा सा इसमें तारुफ पेश किया है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या करा है। रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग। तो ये आसान सा जुमला है, इसमें कह रहा है रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़ें, अबाउट अ मैन, जो एक आदमी के बारे में है, हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग, जो बात नहीं रोक सकता है, हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग, जो बात नहीं रोक सकता, ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ, ओके। रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन, कि इस कहानी को पढ़िए, अबाउट अ मैन, जो एक आदमी के बारे में है, लेकिन लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे तो हम कहेंगे
एक आदमी के बारे में इस कहानी को पढ़िए, एक आदमी के बारे में कहानी को पढ़िए। लेकिन ये अच्छा तर्जुमा नहीं होगा, लफ्ज़ी तर्जुमा तो यही होगा, लेकिन अच्छा तर्जुमा होगा कि इस कहानी को पढ़िए अबाउट अ मैन, जो एक ऐसे आदमी के बारे में है। अबाउट अ मैन, एक ऐसे आदमी के बारे में, चूंकि ये इससे जुड़ा हुआ है जो, तो आप जब तक ये नहीं कहेंगे एक ऐसे आदमी के बारे में, तब तक अच्छा तर्जुमा नहीं होगा। लफ्ज़ी तर्जुमा भी आप करें, मैं नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मैं पहले लफ्ज़ी करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग, जो बात नहीं रोक पाता है, रोक सकता है के बजाय आप क्या करेंगे, बात नहीं रोक पाता, यानी बात करते रहता है वो। ओके, तो यहाँ पर ये माना हुआ। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ। इन द सिटी ऑफ काशगार लिव्ड अ बार्बर हु वाज अ ग्रेट टॉकर। Once the Sultan called the barber to shave his head. The barber started talking non-stop. Instead of shaving him, the Sultan got angry. Okay, तो यहाँ पर कहानी शुरू होती है, कह रहे हैं कि इन द सिटी ऑफ काशगार, काशगार के शहर में, लिव्ड अ बार्बर, एक नाई रहता था। क्या करेंगे, रहा नहीं करेंगे, रहता था। तो एक्चुअल में है अ बार्बर लिव्ड इन द सिटी ऑफ काशगार, ये असल में है। ओके, लेकिन कहानी में थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, इतना चलेगा। सो लिव्ड अ बार्बर, यानी काशगर के शहर में एक नाई रहता था। हु वाज अ ग्रेट टॉकर, जो बहुत बड़ा बातूनी था। हु वाज, जो था, ग्रेट टॉकर, बहुत ज़्यादा। तो बहुत बड़ा के बजाय आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा। ग्रेट का मतलब बड़ा होता है, बट आप यहाँ पर ज़्यादा कर देंगे। बहुत बड़ा बातूनी भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है ज़्यादा के साथ होता है। ये बहुत ज़्यादा बातूनी था, बहुत बड़ा बातूनी था भी सही है। आगे क्या हुआ। वंस, एक दफ़ा, द सुल्तान कॉल द बार्बर, जो सुल्तान था, जो बादशाह था, उसने बुलाया बार्बर को, यानी नाई को। कहाँ पर, किस लिए, टू शेव हिज हेड, उसके सर को छीलने के लिए। ओके, तो अपने सर को छीलने के लिए, यानी राजा के सर को छीलने के लिए, यानी सुल्तान ने अपने सर को छिलाना यहाँ कर दें। ठीक है, अपने सर को छिलाने के लिए बादशाह ने एक दफ़ा हज्जाम को बुलाया, नाई को बुलाया। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप, आसान सा जुमला, कोई मुश्किल स्ट्रक्चर नहीं है। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग, बार्बर ने शुरू कर दिया बात करना। तो हमने क्या, शुरू कर दिया। आप यहाँ पर शुरू करने के बजाय कह सकते हैं बार्बर बात करने लगा। नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप, बिला रुके। नॉन स्टॉप किसे कहते हैं, जहाँ पर ना रुके। नॉन का मतलब नहीं, स्टॉप का मतलब रुकना। तो नॉन स्टॉप का मतलब नहीं रुकना, यानी बगैर रुके हुए, नॉन स्टॉप बोलते हैं जिसे। मुसलसल कोई काम इंसान कर जाए बगैर रुके, बगैर सांस लिए हुए भी आप कर सकते हैं। नॉन स्टॉप का तर्जुमा आप कर सकते हैं बगैर सांस लिए बात करने लगा, यानी बीच में रुकता नहीं था, बस शुरू हो गया तो चालू हो गया। तो यहाँ पर नॉन स्टॉप का तर्जुमा आप कर सकते हैं बगैर सांस लिए। उर्दू में यही ताबीर इस्तेमाल होती है। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप, की बार्बर जो है, नाई जो था, वो सांस लिए बगैर जो है बात करने लगा, यानी बहुत, यानी मुसलसल बात करने लगा, या शुरू कर दिया भी आप कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम, उसका सर छीलने के बजाय। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ के माने के बजाय, शेव का मतलब छीलना, हिम का मतलब उसे छीलने के बजाय, मतलब यहाँ पर हिम घर से आया हुआ है, सुल्तान के लिए, लेकिन मतलब है हेड, यानी बाल छीलना। ठीक है, तो यहाँ पर हिम घर से आया हुआ, लेकिन यहाँ पर इसकी रियायत करते हुए लाया है सुल्तान की, असल में हिज हेड है, तो यहाँ पर वो माना लेंगे आप, वरना उसे छीलने का क्या मतलब। तो इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम, उसे छीलने के बजाय, यानी उसका सर मोड़ने के बजाय, बार्बर जो है सांस लिए बगैर बात करने लगा, या उसने बात करना शुरू कर दिया। द सुल्तान गॉट एंग्री, तो गेट एंग्री का मतलब होता है गुस्सा करना, गुस्सा होना। सुल्तान गॉट एंग्री, बादशाह ना गुस्सा हो गया। ओके, बादशाह गुस्सा हो गया। ओके गाइस, अब बादशाह गुस्सा हो तो क्या बोला, बादशाह ने कहा व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क। आसान सा जुमला, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसमें कह रहा है व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग, कि आप जो है कब बात करना बंद करेंगे, एंड बिगिन टू डू योर वर्क, और अपना काम शुरू करेंगे। दो क्वेश्चन है, पहला बात कब बंद करेंगे आप, और यहाँ पर काम कब शुरू करेंगे। तो यहाँ पर व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग, अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें तो कहेंगे कि आप कब जा रहे हैं अब बात बंद करने। व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप, आप कब जा रहे हैं रोकने, स्टॉकिंग यानी टॉकिंग बात करना, यानी आप
बात करना कब रोकने जा रहे हैं, ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। लेकिन इसका मैंने बताया था आपको आईएनजी का यानी गोइंग टू का इस्तेमाल कोई काम करने वाला है ये माना अदा करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें वही माना है, ठीक है। लेकिन इसको हम फ्यूचर में ला देंगे और हम कहेंगे कि व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग, कि आप बात कब रोकेंगे भला, तो अच्छा हो जा रहा है। एंड बिगेन टू डू योर वर्क, और अपना काम कब शुरू करेंगे। प्लीज़ मुझे बता दें, आप जब से बकबक किए जा रहे हैं, दिमाग की दही कर रखी है कि गुस्से में इनसे इंसान ऐसे ही बोलता है, राइट। आगे देखते हैं क्या हुआ गाइस। आगे हुआ, द बार्बर रिप्लाइड, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर, फॉर एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट, आई हैव 6 brothers whom you might call chatterers. Their names are Backbone, Buck, Buria, Buck. ये नाम है एक्चुअली, नो प्रॉब्लम, हो सकता है मुझसे पढ़ने में गलती हो। ओके, अलकूस, अलनाशी एंड शकाबक। ओके, शका बक। ओके, one is humpbacked, one is toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf, and the other has a defect in his speech, and they are all great talkers, but I am the youngest of my family and I am very quiet and sparing with words. Okay, तो ये बार बार बातों नहीं था, इतनी सारी बातें कह गया वो। देखते हैं क्या कहा उसने। द बार्बर रिप्लाइड, हज्जाम ने जवाब दिया। तो हमने क्या जवाब दिया, ठीक है, हम ये कह सकते हैं जवाबन कहा, जवाबन कहना भी है जवाब देने के बाद, उसके रद्द में कहा। ओके, यू डू मी एन इंजरी, आप मेरे साथ एक जख्म करते हैं। लफ्जी तर्जमा होगा यू डू आप करते हैं, मी मुझे, एन इंजरी एक जख्म। सो यू डू मी एन इंजरी का मतलब होगा आप मुझे जख्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या माना होगा, हकीकी माना होगा कि आप मुझे जख्म दे रहे हैं। इसको हम आईएनजी में चेंज कर देंगे। यू आर गिविंग मी इंजरी, यू आर मेकिंग मी इंजर्ड। ओके, यू डू मी एन इंजरी, आप मुझे जख्म दे रहे हैं। लेकिन जख्म के बजाय आप कह सकते हैं आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं, आप मेरे जज्बात के साथ खेल रहे हैं। बाय कॉलिंग मी अ चैटरर, किसके जरिए, मुझे एक बातूनी कह करके। बाय कॉलिंग कहने के जरिए, मी मुझे, अ चैटरर एक बातूनी, यानी मुझे एक बातूनी कहने के जरिए आप मुझे जख्मी कर रहे हैं, ये माना है। तो यहाँ पर करने के जरिए के बजाय हम क्या करेंगे, कह करके। ओके, मुझे एक बातूनी कह करके आप मुझे जख्म दे रहे हैं, आप मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं। फॉर का मतलब होता है लिए, लेकिन फॉर का मतलब होता है क्योंकि, ये भी माना होता है। ओके, तो यहाँ पर फॉर का जो माना है, यहाँ पर क्योंकि का माना है। हो सकता है आपने इसको ना समझा हो, आपने मुश्किल लगा हो आपके लिए, लेकिन यहाँ पर फॉर का माना है क्योंकि। ओके, क्योंकि यानी आप मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि एवरीवन सेज, हर कोई कहता है, आई एम वेरी क्वाइट, कि मैं बहुत ज़्यादा खामोश हूँ। आई एम वेरी क्वाइट, मैं बहुत ज़्यादा खामोश हूँ। तो यहाँ पर ये माना है लफ्जी। लेकिन अगर इसको हम कहते हैं आई एम वेरी क्वाइट, मैं बहुत ज़्यादा खामोश मिजाज हूँ, यहाँ पर अगरचे मिजाज के लिए वर्ड नहीं है, लेकिन जो कहानी चल रही है उर्दू में अच्छा तर्जुमा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा खामोश मिजाज हूँ, तो ज़्यादा अच्छा हो जा रहा है। क्योंकि खामोश हूँ ये तर्जुमा अच्छा नहीं हो रहा है यहाँ पे, मैं बहुत खामोश हूँ, क्या मतलब, इंसान खामोश होता कोई हालत, ख़ास हालत होती है उसमें, लेकिन यहाँ पर मिजाज अगर ले आए तो बहुत अच्छा हो जा रहा है, उसकी आदत ही है, उसकी फितरत में खामोशी है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने मिजाज बढ़ा दिया। ओके, आई हैव 6 brothers, हमारे पास 6 भाई हैं। यहाँ पर आई हैव हमारे पास हैं 6 भाई, लेकिन हम पास का तर्जुमा नहीं करेंगे, हम बोलेंगे आई हैव 6 brothers, हमारे 6 भाई हैं। आई हैव 3 brothers, हमारे 3 भाई हैं, लाइक दैट। ओके, whom you might call chatterers, whom जिन्हें you might call आप कह सकते हैं chatterers बातूनी। ओके, मेरे 6 भाई हैं, आप उन्हें बातूनी कह सकते हैं। their names are, उनके नाम हैं, अब उनके नाम बता रहा है, बकबोन, बकबूरिया, बक, अलकूस, अलनाशी, शकाबक, उनके नाम हैं उनके, ठीक है। वन इज हमबैक्ड, वन इज का मतलब एक, यानी जो 6 भाई थे उनमें से एक।
वन इज हम्बैक्ड, एक कुबड़ा है। वन इज टूथलेस, एक जो है बगैर दांतों के है, यानी उसके दांत नहीं है। एक है जिसके दांत नहीं है। वन इज हाफ ब्लाइंड, एक है जो कि काना है, यानी एक आधा काना है। ओके। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक मुकम्मल तौर पर काना है। वन इज डेफ, एक बहरा है। एंड द अदर हैज अ डिफेक्ट, और जो दूसरा है उसको जो है परेशानी है। डिफेक्ट का मतलब होता है नक्स, लेकिन यहाँ पर तर्जुमा करेंगे परेशानी है इन हिज स्पीच, उसकी बात में, यानी बोलने में परेशानी होती है उसको। सो डिफेक्ट इन स्पीच का मतलब बोलने में नक्स, यानी बोलने में उसको दुश्वारी होती है। तो एक जो दूसरा है उसको बोलने में दुश्वारी है, यानी उसके पास परेशानी है बोलने की। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, एंड दे आर ऑल, वो और वो सब के सब हैं, ग्रेट टॉकर्स, बहुत ज़्यादा बातूनी। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, बट लेकिन आई एम द यंगेस्ट, मैं सबसे छोटा हूँ, ऑफ माई फैमिली, अपने ख़ानदान में, यानी जो मेरे 6 भाई हैं उनमें मैं सबसे छोटा हूँ। एंड आई एम वेरी क्वाइट, और मैं बहुत खामोश हूँ, यानी मैं बहुत खामोश मिजाज हूँ। एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स, स्पेयर का मतलब होता है माफ़ करना, छोड़ना। विद वर्ड्स का मतलब होता है अल्फाजों के साथ। एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स, और अल्फाजों के साथ छोड़ने वाला हूँ, यानी मेरे पास अल्फाज नहीं होते, यानी कम बात करने वाला। आई एम स्पेयरिंग विद वर्ड्स का मतलब मैं कम बातूनी हूँ। तो स्पेयरिंग विद वर्ड्स का मतलब कम बातूनी। ओके। सो एंड आई एम वेरी क्वाइट, और मैं बहुत खामोश मिजाज हूँ। एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स, और बहुत कम बातूनी हूँ, या बहुत कम बात करता हूँ। तो कहीं भी आ जाए स्पेयरिंग विद वर्ड्स तो आप तर्जुमा कर सकते हैं बहुत कम बातूनी, या कम बोलने वाला हूँ। ओके गाइज, तो ये तर्जुमा हो इस पर। अगर आपका आगे देखते हैं, गिव हिम 3 pieces of gold, the sultan cried, losing all patience, and sent him away. I will not be shaved today. ओके। तो राजा गुस्सा हो गया था, वो क्या कह रहा है आगे, गिव हिम 3 pieces of gold, इसे सोने के 3 टुकड़े दे दो। गिव हिम, इसे दे दो 3 pieces of gold, सोने के 3 टुकड़े। तो यहाँ पर पीस इस्तेमाल किया है, अगर यहाँ पर कॉइन इस्तेमाल कर लेते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। सोने के सिक्के ही देते थे, टुकड़े देने का क्या मतलब। अब कितना बड़ा टुकड़ा होगा, सिक्का होता है तो उसमें पता रहता है कि यहाँ सिक्का है। तो ये आप यहाँ पर पीस को अगर आप कॉइन में ले लें तो ज़्यादा अच्छा तर्जुमा होगा कि इसे सोने के 3 सिक्के दे दो। द सुल्तान क्राइड, तो बादशाह चिल्लाया। द सुल्तान क्राइड, बादशाह चिल्लाया। लेकिन चिल्लाया यहाँ पर ठीक है, चिल्लाया कि इसे 3 जो है गोल्ड के सिक्के दे दो, ये टुकड़े दे दो। लेकिन अगर हम क्राई का तर्जुमा कर दें, चिल्लाकर कहा, चिल्लाकर कहना, चिल्लाना तो होता ही क्राई के माने में, लेकिन चिल्लाकर कहना भी हम इस्तेमाल कर सकते। ओके। तो सुल्तान क्राइड, बादशाह ने चिल्लाकर कहा कि इसे भैया 3 सोने के सिक्के दे दो। लूजिंग ऑल पेशेंस, यानी पेशेंस का मतलब होता है सब्र आल, सब्र आल का मतलब पूरा, लूज का मतलब खोना। लूजिंग ऑल पेशेंस का मतलब सारा सब्र खो करके। तो सारा सब्र खो करके क्या मतलब, यानी सब्र से लबरेज हो करके। और सब्र से लबरेज होने का मतलब सब्र के आखिरी हद को पहुंच जाना, जब इंसान खुद को काबू में ना कर पाए, इतना सब्र कर ले कि वो आखिरी हद हो। ओके। तो आप कह सकते हैं सब्र से लबरेज हो करके, यानी उसका बस सब्र ख़त्म हो गया था। ओके। तो सबसे लबरेज हो करके बादशाह ने चिल्ला कर कहा कि इसे 3 सोने के टुकड़े या सिक्के दे दो। और आगे क्या बोला, और ये जुड़ा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है गाइज, ठीक है, क्योंकि बीच में रिपोर्टेड स्पीच आ गई है, आई मीन रिपोर्टिंग वर्ब आ गया, इसलिए जोड़ दिया। एंड सेंड हिम अवे, और इसे दूर भेज दो। सेंड हिम अवे, और इसे दूर भेज दो, ये लफ्जी तर्जुमा हुआ। लेकिन सेंड अवे का मतलब दूर भगाना, और इसे दूर भगा दो। ओके। आई विल नॉट बी शेव्ड टुडे, आई विल नॉट बी शेव्ड, मुझे नहीं छीला जाएगा टुडे, आज, ये लफ्जी तर्जुमा हुआ। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं छीले जाएगा का मतलब है, यानी मेरे सर नहीं छीले जाएंगे, या मेरे जो है मेरा मुंडन नहीं होगा,
ओके, आप कह सकते हैं मेरा मुंडन नहीं होगा आज, ठीक है, ये माना है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर कह सकते हैं आज मैं मुंडन नहीं करवाऊंगा या मैं अपने बाल नहीं छुड़वाऊंगा, ये भी आप तर्जुमा कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। माई मास्टर cried the barber. It was not I who came to seek you. It was you who ordered me to come. So I will not quit your house till I have shaved. He then began narrating another story which lasted for an hour. Okay. आगे हुआ कि माई मास्टर जनाब, माई मास्टर का लफ्ज़ी तर्जुमा होगा मेरे जनाब, लेकिन उर्दू में हम कैसे बोल देते हैं जनाब। क्राइड द बार्बर, बार्बर ने चिल्ला कर कहा, नहीं हज्जाम ने चिल्ला कर कहा, इट वॉज नॉट आई, वो मैं नहीं था, हु केम, जो आया, टू सीक यू, आपको ढूंढने। सीक का मतलब होता है चाहना, ढूंढना, तलाश करना। ओके, जैसे बोलते हैं आई सीक फॉरगिवनेस ऑफ अल्लाह फ्रॉम द सैटन, बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सीक द प्रोटेक्शन। ओके, तलाशना, ढूंढना। सो वो कह रहा है आई वॉज नॉट, मैं नहीं था, हु केम, वो जो आया, टू सीक यू, आपको तलाशने या आपको ढूंढने। इट वॉज यू, ये आप हैं, हु ऑर्डर्ड मी टू कम, जिन्होंने फैसला दिया था या हुक्म दिया था, टू कम, आने का, मुझे, यानी मैं आपके पास चलकर नहीं आया था बल्कि आपने मुझे आने के लिए हुक्म दिया था। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस, लिहाजा मैं आपका घर नहीं छोड़ूंगा, टिल, यहाँ तक कि आई हैव शेप्ड यू, मैं आपका मुंडन कर दूं या कर चुका हूं, ये लफ्ज़ी तर्जुमा होगा, यहाँ तक कि मैं कर चुका हूं, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ तक कि मैं आपका मुंडन कर दूंगा, आपके बाल जब तक ना छील दूं। तो जब तक मैं आपके बाल नहीं छील दूं तब तक मैं आपके घर से नहीं जा सकता या तब तक मैं आपका घर नहीं छोड़ सकता। ओके, आगे क्या हुआ। ही देन बिगेन नरेटिंग अनदर स्टोरी, ही देन बिगेन नरेटिंग अनदर स्टोरी, ही देन, फिर वो शुरू कर दिया बताना एक दूसरी कहानी। सो ही देन बिगेन नरेटिंग अनदर स्टोरी का मतलब होगा उसने फिर एक दूसरी कहानी शुरू कर दी। हमें बयान करना शुरू कर दिया भी ठीक है, बट दूसरी कहानी शुरू कर दी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। विच लास्टेड हाफ एन आवर, लास्ट का मतलब होता है आखिरी, लेकिन लास्ट का मतलब भी होता है रुकना या चलना। चलने का मतलब जैसे ये चीज़ 2 महीने चलेगी यानी काम आएगी, जैसे ये मीटिंग 2 घंटे चली, तो यहाँ पर चली के लिए आप क्या लाएंगे, आप नहीं कहेंगे दिस मीटिंग वॉक्ड फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए चली, बल्कि ठहरने के मारे में नहीं रही, तो इसके लिए लास्ट आट लाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ये मीटिंग 1 घंटे तक चली, कैसे आप बोलेंगे, दिस मीटिंग लास्टेड टिल या फॉर एन आवर। ओके, सो यहाँ पर लास्ट का मतलब रहने के माने में है। ओके, विच लास्टेड फॉर हाफ एन आवर, जो आधे घंटे तक चलती रही। ठीक है, उसने एक कहानी शुरू की जो आधे घंटे तक चली या चलती रही। ओके, आगे क्या हुआ। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली, आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, आई हैव टू गो आउट एट नून, said Sultan. When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "O master, do not be angry. I will begin to shave you." Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. But he had not touched him even four times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." ओके, आगे क्या हुआ। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस, फाइन स्पीच का मतलब होता है अच्छी तकरीरें। सो स्टॉप, मेक का मतलब होता है बनाना, तो अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें तो हम कहेंगे स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस, कि अपनी जो है उम्दा खिताबत बनाना छोड़ दो। ओके, ये लफ्जी तर्जुमा हुआ, लेकिन स्टॉप का मतलब बंद करना भी होता है। ओके, तो यहाँ पर अच्छा जो तर्जुमा होगा वो होगा स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस। गुस्से में इंसान रहता है तो बोलता है ये जो भाषण है ना इसको बंद करो, तो यहाँ पर यही तर्जुमा होगा स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस, ये भाषण देना बंद करो। ओके, यहाँ पर यही तर्जुमा होगा। एंड लेट मी गो क्विकली,
और मुझे जल्दी से जाने दो। यहाँ पर लेट मी मुझे दो, गो जाने क्विकली तेजी से यानी जल्दी से, एंड लेट मी गो क्विकली और मुझे जल्दी से जाने दो। ये भाषण बंद करो, भाषणबाजी भी आप कर सकते हैं, भाषणबाजी बंद करो और भाषण बंद करो और मुझे जल्दी से जाने दो। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस। आई हैव मेरे पास है, एन अफेयर एक मामला, ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस बड़ी अहमियत का। ओके सो यहाँ पर लफ्ज़ी तर्जुमा होगा आई हैव एन अफेयर ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, मेरे पास एक बड़ी अहमियत का मामला है। लेकिन जो है इसका अच्छा तर्जुमा होगा आई हैव एन अफेयर ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस। तो हम कहेंगे कि हम मेरे पास एक बहुत ज़रूरी काम है या बहुत अहम काम है। ओके आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, मुझे एक बहुत अहम काम है या बहुत ज़रूरी काम है, बट इंपॉर्टेंस है इसलिए अहम कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आई हैव टू गो आउट एट नून। आई हैव टू गो, यहाँ पर हैव टू कोई काम करना है, ये माना बताने के लिए हम करते हैं इसका इस्तेमाल। तो आई हैव टू गो मुझे जाना है, आउट बाहर, एट नून दोपहर में। सेड द सुल्तान, सुल्तान ने ये बात कही, यानी पूरी बात सुल्तान ने कही। व्हेन ही सॉ जब उसने देखा, डैट की द सुल्तान वाज रियली एंग्री विद हिम, सुल्तान हकीकत में उसके साथ गुस्सा था। सुल्तान वाज रियली एंग्री विद हिम, हकीकत में सुल्तान उसके साथ गुस्सा था। तो ये उसके साथ गुस्सा था तर्जुमा हो, लेकिन उस पर गुस्सा था ये होगा, ठीक है। तो व्हेन ही सॉ जब उसने देखा, यहाँ पर एक चीज़ और है वो ये कि वाज आया हुआ है, लेकिन उर्दू में इसको हम प्रेजेंट में कर देते हैं। ये आपकी अंग्रेजी की ताबीर है, पास्ट की बात को पास्ट में बयान करते हैं, लेकिन अंग्रेजी उर्दू में इसको बदल देंगे। जब उसने देखा, ठीक है, व्हेन ही सॉ जब उसने देखा। लेकिन व्हेन ही सॉ का तर्जुमा हम कर सकते हैं जब उसे लगा, जब उसे लगा भी कर सकते हैं। ओके डेट की द सुल्तान वाज रियली एंग्री विद हिम, कि सच में बादशाह या सुल्तान उससे गुस्सा है। लेकिन यहाँ पर गुस्सा है का तर्जुमा करने के बजाय कहते हैं उससे गुस्सा हो गया है। गुस्सा हो गया है तो ज़्यादा अच्छा हो जा रहा है कि हकीकत में सुल्तान गुस्सा हो गया है। द बाबर सेड, हज्जाम ने कहा, ओ मास्टर, अरे मास्टर, डू नॉट एंग्री, गुस्सा ना होइए। आई विल बिगेन टू शेव यू, मैं शुरू करूँगा आपको छीलना, यानी मैं आपको मूडना या आपके बाल छीलना या आपके बाल तराशना शुरू कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आई विल बिगेन, मैं कर दूंगा शुरू, टू शेव यू, आपके बाल छीलना या आपके बाल तराशना, ये आपका फ्यूचर में है। लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है, कोई काम आप मुस्तकबिल करीब में करने वाले होते हैं तो उर्दू में इसका तर्जुमा हम प्रेजेंट में भी कर देते हैं। ओके तो इसको बोलेंगे आई विल बिगिन टू शेव यू, कि मैं शुरू कर देता हूँ। यहाँ पर कर दूंगे के बजाय क्या करेंगे, मैं शुरू कर देता हूँ, टू शेव यू, आपको तराशना यानी आपके बाल तराशना। तो यहाँ पर बेहतरीन तर्जुमा होगा प्रेजेंट में, गरचे फ्यूचर में है, यह आपकी अंग्रेजी की ताबीर है, बट उर्दू में मैं अभी कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ शुरू बाल तराशना। ठीक है, इसको प्रेजेंट में आप करेंगे। सेइंग दिस, ये कहते हुए, सेइंग दिस, ये कहते हुए, आप यहाँ पर यह कहकर भी कह सकते हैं, यह कहकर। ही वॉश द सुल्तान्स हेड, आसान सा जुमला है, उसने बादशाह या सुल्तान का सर धुला। एंड बिगेन टू शेव, और उसने तराशना शुरू कर दिया, और उसने छीलना शुरू कर दिया, यानी और छीलने लगा, शुरू करने के बजाय और तराशने लगा या तराशना चालू कर दिया, ये भी आप कर सकते हैं। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन फॉर 4 टाइम्स, बट ही हैड नॉट टच्ड, लेकिन उसने नहीं छुआ था हिम उसे, इवन 4 टाइम्स, यहाँ तक कि 4 मरतबा भी, विद द रेजर्स, रेजर से, यानी जो छीलने वाली मशीन होती है। तो यहाँ पर लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि उसने नहीं छुआ था उसे, यहाँ तक कि 4 मरतबा रेजर से। तो इसको उर्दू में जब हम बयान करते हैं तो इसको बोलेंगे उसने उसे 4 मरतबा भी, यानी रेजर नहीं लगाया था। रेजर से छूने का मतलब यानी रेजर लगाना, रेजर यानी जो होता छीलने के लिए रेजर बोलते हैं उसको, रेजर का मतलब उस्तरा होता है। तो यहाँ पर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होगा उसने उसे छुआ नहीं था, यहाँ तक कि 4 दफ़ा भी उस्तरा से। तो इसको जब हम कहानी में बयान करेंगे या फ्लुएंसी में आएंगे, रवानगी में आएंगे, तो बोलेंगे उसने उसे 4 मरतबा भी नहीं छुआ था, यानी उसने 4 मरतबा भी उस्तरा नहीं लगाया था उसके सर पर, लेकिन उसने 4 मरतबा भी उसके सर पर उस्तरा नहीं लगाया था। व्हेन ही स्टॉप, तभी वो रुक गया,
व्हेन का मतलब जब होता है, लेकिन यहाँ पर होगा देन, तभी ही स्टॉप्ड, रुक गया, एंड सेड, और उसने कहा, क्या कहा? माय मास्टर, जनाब, यू आर एक्टिंग हेस्टली इन दिस मैटर। यू आर एक्टिंग, आप काम कर रहे हैं, हेस्टली, जल्दबाजी में, इन दिस मैटर, इस मामले में। ओके, ये आपका लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ कि आप इस मामले में जो है जल्दी से काम कर रहे हैं, जल्दी से काम कर रहे हैं। लेकिन अच्छा तर्जुमा होगा, यू आर एक्टिंग हेस्टली इन दिस मैटर, कि आप जल्दबाजी से काम ले रहे हैं इस मामले में। अच्छा तर्जुमा क्या होगा कि आप इस मामले में जल्दबाजी कर रहे हैं, ये एक तर्जुमा हुआ। आप ये भी कह सकते हैं कि आप इस मामले में जल्दबाजी से काम ले रहे हैं। आप इस मामले में जल्दबाजी कर रहे हैं, या आप इस मामले में जल्दबाजी से काम ले रहे हैं। ओके गाइस, तो ये है इस पैराग्राफ का तर्जुमा। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर्ड सुल्तान। ओके, तो आसान सा जुमला है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है गो ऑन शेविंग मी। गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना। ओके, गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना। गो ऑन शेविंग मी, मुझे छीलना जारी रखो, यानी मेरा जो है मेरे बाल छीलना जारी रखो। स्पीक नो मोर, स्पीक का मतलब बोलो, नो मतलब नहीं, मोर मतलब ज़्यादा। ओके, तो स्पीक नो मोर, ज़्यादा मत बोलो। ऑर्डर द सुल्तान, सुल्तान ने हुक्म दिया। ओके, आसान सा जुमला है। आगे क्या हुआ? बी पेशेंट, सेड द बार्बर, परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल what you are going to do. I wish you'd tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. Finish shaving at once, the Sultan exclaimed, but instead of doing this, the barber left the Sultan half shaved to go and see what time it was. My patience is exhausted, the Sultan cried. Okay, तो हम एक साथ इन दोनों पैराग्राफ का तर्जुमा करेंगे। तो आगे क्या हुआ? आगे कह रहा है बी पेशेंट। बी पेशेंट का मतलब, पेशेंट का मतलब होता है मरीज होना, और बी पेशेंट का मतलब सब्र से काम ले। बी पेशेंट का मतलब साबिर बनिए, यानी सब्र से काम ले। ओके, या सब्र कीजिए। तो अगर आपको कहना हो सब्र कीजिए तो कैसे कहेंगे आप कहेंगे बी पेशेंट। ओके, सेड द बार्बर, हज्जाम ने कहा। Perhaps you have not considered well. Perhaps का मतलब शायद, you have not considered आपने नहीं सोचा है। Okay, well अच्छे से। What you were going to do, और यहाँ पर what you were going to do, ये जो जुमला है ये वही जुमला जिसको मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था। Any kind of sentence, then question word and then the sentence, right? So what were you going to do, ये है कि आप क्या करने जा रहे थे, या आप क्या करने वाले थे। गोइंग टू करने वाला होने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो बोलेंगे आप क्या करने वाले थे, इसके बारे में आपने शायद नहीं सोचा। ओके, आई विश कि मेरी ख्वाहिश है। आई विश का मतलब होगा मैं ख्वाहिश करता हूँ। यू टेल मी, कि आप मुझे बताएंगे। व्हाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इज ऑल अबाउट। What this matter of great importance, ये the matter of great importance का मतलब ये अहम जो मसला है, इज ये है all about के बारे में। ओके, तो what all about का मतलब के बारे में। ओके, what all about के बारे में। सो आई विश, काश। आई विश का लफ्ज़ी तर्जुमा होगा मैं तमन्ना करता हूँ, मैं ख्वाहिश करता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या करें, काश। यू टेल मी, आप मुझे बताते। फ्यूचर के लिए नहीं, बताएंगे नहीं कहेंगे, आप मुझे बताते। व्हाट इज़ द मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इज़ ऑल अबाउट, कि ये जो अहमियत का हामिल जो मामला है ये किसके बारे में है, किस चीज़ से मुतालिक है। तो व्हाट ऑल अबाउट का मतलब किस चीज़ से मुतालिक है। एंड देन, और फिर, आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट। आई विल गिव यू, मैं आपको दूंगा, माई ओपिनियन, अपनी राय, ऑन इट, इस पर। ओके, और फिर मैं इससे मुतालिक, इस पर के बजाय क्या करेंगे उर्दू में, इसके मुतालिक अपनी राय दूंगा। ओके,
आगे और फिनिश शेविंग एट वंस। एट वंस का मतलब होता है जल्दी से। ओके, फिनिश खत्म करो, शेविंग तराशना यानी बाल छीनना, जल्दी खत्म करो। द सुल्तान एक्सक्लेम, सुल्तान ने चिल्लाकर कहा, चिल्लाया यानी चिल्लाकर कहा। बट लेकिन इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, ऐसा करने के बजाय, ऐसा करने के बजाय, लेकिन हम कह देंगे यह करने के बजाय। इंस्टेड ऑफ के बजाय डूइंग का मतलब करना, दिस का मतलब ये। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, यह करने के बजाय, द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव्ड। द बार्बर नाई ने लेफ्ट छोड़ दिया द सुल्तान, सुल्तान को, हाफ शेप्ड आधा छीला हुआ, यानी आधा छीला था, उसी हालत में उसने उसको छोड़ दिया। क्यों? टू गो जाने के लिए, एंड सी और देखने के लिए, व्हाट टाइम इट वाज कि क्या वक्त हो रहा था। व्हाट टाइम इट वाज का लफ्जी तर्जुमा होगा ये क्या वक्त था, लेकिन हम इसको कहानी में जब बोलेंगे तो कहेंगे क्या वक्त हो रहा था, यानी वक्त जानने के लिए, वक्त देखने के लिए, जाने के लिए उसने बादशाह को आधा छील कर ही छोड़ दिया, यानी उसके सर को। माई पेशेंट इज एग्जॉस्टेड, मेरा जो सब्र है वो थक जाता है या थक गया है। द सुल्तान क्राइड, बादशाह ने चिल्लाया यानी चिल्ला कर कहा। ये लफ्जी तर्जुमा हो। एग्जाज का मतलब होता है शिकार हो जाना, यानी उकताहट का या थक जाना। ओके, तो माई पेशेंस का मतलब मेरा जो सब्र इज एग्जॉस्टेड, वो थक गया है, यानी कि एग्जॉस्टेड का मतलब थक गया। तो यहाँ पर जो है सब्र का थकने का कोई माना नहीं होता है। यहाँ पर जो माना होगा वो होगा कि यानी मेरा सब्र जो है अब आखिरी हद तक पहुँच गया है, यानी मेरा सब्र जो है लबरेज हो चुका है, अब मतलब आखिरी मरहले में है, अब और सब्र नहीं कर सकता हूँ, यानी इस हालत में पहुँच गया। यहाँ पर वही माना है यहाँ पर, ठीक है। मेरा सब्र जो है बस आखिरी मरहले को पहुँच गया है। द सुल्तान क्राइड, बादशाह ने चीखा यानी चीख कर कहा। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों पैराग्राफ आपको समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ आगे। फिर आगे हुआ कि बी काम माई मास्टर एंड यू शेल बी शेप्ड इन अ मोमेंट, सेड द बार्बर, एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान, बट while he was doing this he could not help talking। ओके, इसमें देखते हैं बी काम। काम का मतलब होता है खामोश। ओके, तो यहाँ पर बी काम का मतलब खामोश हो जाइए, यानी खामोश रहिए। माई मास्टर, मेरे आका, एंड यू शैल बी शेप्ड, यहाँ पर जो ये जुमला है ये पैसिव वॉइस में है। यू शैल बी शेप्ड इसलिए भी आया हुआ है। यू शैल बी शेप्ड इन अ मोमेंट, एक से, मोमेंट का मतलब है एक लम्हे में। ओके, शेप्ड इन अ मोमेंट, तो यहाँ पर एक लम्हे में आपको छील दिया जाएगा, यानी आपके सर को तराश दिया जाएगा, आपके बाल तराश दिए जाएंगे एक लम्हे में, यानी बस थोड़ी ही देर में। इन अ मोमेंट का मतलब होगा एक लम्हे में, लेकिन यहाँ पर जो माना होगा थोड़ी ही देर में, यानी बहुत कम वक्त में, बस थोड़ी ही देर में आपके बाल तराश दिए जाएंगे। यहाँ पर लफ्जी तर्जुमा नहीं होगा कि आपको तराश दिया जाएगा, आपको मूड दिया जाएगा, ठीक है, वो चलेगा, बट बाल तराशने के लिए आप लाएंगे यहाँ पर, बस थोड़ी देर में आपके बाल तराश दिए जाएंगे। सेड द बार्बर, नाई ने कहा। एंड सेइंग दिस, और ये कहकर, यहाँ पर कहकर भी कह सकते हैं और कहते हुए भी कह सकते हैं। ओके, एंड सेविंग दिस, और यह कहकर या कहते हुए। ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान, ही कंटिन्यूड का मतलब जारी रखा, उसने जारी रखा सुल्तान को मूढ़ना, यानी उसने सुल्तान के बाल तराशने को जारी रखा। ओके, बट वाइल, लेकिन उसी दौरान, ही वॉज डूइंग दिस, जब वो कर रहा था, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, ही कुड नॉट वो नहीं कर सकता था, हेल्प मदद, टॉकिंग बात की। ओके, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग का मतलब वो बात की मदद नहीं कर सकता था। सो बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस, जबकि वो ऐसा कर रहा था, वो बात करने की मदद नहीं कर सकता था। ये लफ्जी तर्जुमा हुआ। ओके, लेकिन इसको हम कैसे कहेंगे? बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस, जबकि वो ऐसा कर रहा था, यानी ऐसा करने के दौरान, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, वो जो है बात करने से बाज नहीं आ पा रहा था। बात करने की मदद करने का कोई माना नहीं है, यानी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि वो बात करने से नहीं बाज आ पा रहा था। रुकना, हेल्प टॉकिंग का मतलब बात से रुक जाना, ठीक है। तो वो ऐसा करने के दौरान अपनी बात से नहीं रुक पा रहा था, नहीं अपने आप को काबू में नहीं कर पा रहा था बात को, ठीक है। तो यहाँ पर वही माना है।
ओके गाइस, आगे चलते हैं. इफ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इम्पोर्टेंट अफेयर इज, इट वुड गिव मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल, ही सेड. तो यहाँ पर आगे कह रहा है इफ यू कुड इन्फॉर्म मी, अगर आप मुझे खबर कर देते, व्हाट दिस इम्पोर्टेंट अफेयर इज, कि ये जो अहमियत का जो हामिल मामला है ये क्या है. असल में व्हाट इज दिस इम्पोर्टेंट अफेयर, कि ये जो अहम मामला है, व्हाट इज क्या है. और यहाँ पर ये जुमला है, ये एनी काइंड ऑफ सेंटेंस है, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड है और इसके बाद सेंटेंस है, राइट. सो इफ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इम्पोर्टेंट अफेयर इज, अगर आप मुझे बता देते कि ये जो मामला है अहमियत का हामिल है किसके बारे में है या क्या चीज़ है, आई वुड गिव मोर एडवाइस, तो मैं आपको ढेर सारे, मोर का मतलब बहुत सारा यानी ढेर सारे मशवरे देता, यानी मशवरों से नवाजता. विच यू माइट फाइंड यूजफुल, विच जिसे यू माइट फाइंड आप पा सकते हैं, यूजफुल नफ़ा बख्श, ही सेड उसने कहा. सो विच यू फाइंड माइट फाइंड यूजफुल, जिसे आप नफ़ा बख्श पा सकते हैं. ये लफ्ज़ी तर्जमा हुआ, लेकिन इसको हम अगर उर्दू में कहें तो हम कह सकते हैं जो आपके लिए नफ़ा बख्श हो सकते हैं. विच यू माइट फाइंड यूजफुल, जो आपके लिए नफ़ा बख्श हो सकते हैं, ये भी तर्जुमा हम कर सकते हैं. ही सेड उसने कहा. ओके गाइस, आगे चलते हैं. द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाई नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. Okay. आगे हुआ कि the Sultan was completely fed up by now. So ये आसान सा जुमला है. The Sultan was completely fed up. Fed up का मतलब होता है उकताहट का शिकार हो जाना, पक जाना, जिसे हम कहते हैं. So the Sultan was completely fed up, कि जो बादशाह था वो मुकम्मल तौर पर पक गया था. by now उस वक्त तक, ठीक है, अब तक यानी उस वक्त तक वो पक गया था. एंड डिसाइडेड, और उसने फैसला किया, किस लिए, टू सेटिस्फाई द बार्बर, बार्बर यानी हज्जाम को मुतमईन करने का. तो वो बहुत ज़्यादा मुकम्मल तौर पर पक गया था और उसने जो है बार्बर को मुतमईन करने के लिए, उसे शांत करने के लिए, मुतमईन करना यानी शांत करने के लिए जो है सोचा या फैसला किया. ही टोल्ड हिम, उसने उससे कहा, यानी बादशाह ने उससे कहा, डैड की, ही वॉज गिविंग अ फीस्ट. So he was giving a feast, वो जो है दावत देने जा रहा था. He was giving a feast, वो दावत देने जा रहा था. To some friends, कुछ दोस्तों को, at noon, दोपहर में. तो यहाँ पर ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ, he was giving a feast, कि वो, I'm sorry, he was giving a feast, यहाँ पर give है देने के माने में. He was giving a feast यानी वो जो है दावत देने वाला है या दावत दे रहा था. टू सम फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों को. तो यहाँ पर हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं करेंगे दावत दे रहा था, बल्कि दावत देने वाला था. टू सम फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों को, एट नून, दोपहर में. विच वाज वाई, तो विच वाज वाई या डैट इज वाई, चूँकि यहाँ पर पास की बात चल रही इसलिए विच वाज वाई का तर्जुमा किया. इसी वजह से विच वाज वाई का तर्जुमा होगा यहाँ पर, इसी वजह से. He was in a hurry to leave. He was in a hurry, वो जल्दी में था, to leave, छोड़ने के लिए. Okay? So that is which was why he was in a hurry to leave. इसलिए वो जल्दी से छोड़ना चाहता था, ये भी आप कर सकते हैं, या उसे जो है जाने की जल्दी थी, इसीलिए he was in a hurry, उसे जल्दी थी to leave, जाने की, यानी वो अपना काम पूरा करके जाने के बारे में सोच रहा था. यही वजह है कि उसे दावत जो है देनी थी. Okay guys, आगे क्या हुआ. When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, that reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made any preparation for them. The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to be rid of him. Okay, तो when the barber heard, जब हज्जाम ने सुना, द सुल्तान मेंशन अ फीस्ट, क्या कि बादशाह ने जो है एक दावत का तस्करा किया. ही क्लेम्ड, तो वो चिल्लाया. ओके, सो व्हेन द बार्बर हर्ड द सुल्तान मेंशन अ फीस्ट, सुल्तान का मतलब बादशाह, मेंशन का मतलब जिक्र करता है, अ फीस्ट का मतलब दावत. तो यानी ये पूरा आपका
द बार्बर सब्जेक्ट है, हियर हर सेकंड फॉर्म है, वर्ब है, और द सुल्तान ये पूरा मिला करके यानी द फिश तक पूरा ऑब्जेक्ट है इसका। सो व्हेन द बार्बर हर्ड, जब नाई ने सुना, क्या सुना? द सुल्तान मेंशन अ फिश, कि जो है बादशाह ने एक दावत के बारे में कहा है। ही एक्सक्लेम्ड, तो वो जोर से बोला, दैट रिमाइंड्स मी। दैट रिमाइंड्स मी का मतलब होगा ये मुझे याद दिलाती है। यस्टरडे, कल, आई इन्वाइटेड फॉर 5 फ्रेंड्स टू कम टू माई हाउस। सो आई इन्वाइटेड, मैंने दावत दी, 4 और 5 फ्रेंड्स, 4-5 दोस्तों को, टू कम टू माई हाउस, मेरे घर आने की, टुडे आज, यानी उसने कल दावत थी कि आज वो लोग हमारे घर आएंगे, यहाँ पर ये माना है। ओके, तो कल मैंने अपने 4-5, यहाँ पर 4 या 5 करने के बजाय 4-5 दोस्तों को अपने घर आ जाने की दावत दी थी। बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, बट मतलब लेकिन, आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन कि मैं मुकम्मल तौर पर भूल गया था, इट, इसे यानी मैंने दावत ली थी, इसको भूल गया था। एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन फॉर देम, और यहाँ पर ये हैव का ताल्लुक आई से, एंड आई हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन फॉर देम, और मैंने इनके लिए कोई जो है तैयारी नहीं की है। ओके, द सुल्तान हु वाज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर, सो द सुल्तान वो बादशाह, हु वाज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर, जो था, हु वाज दो था, एट द मर्सी रहमो करम पर, ऑफ द बार्बर, बार्बर के। अब ये पूरा सब्जेक्ट बन गया। वाज रेडी, वो तैयार था, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने को, टू बी रिड ऑफ हिम, उससे छुटकारा पाने के लिए। रिड का मतलब छुटकारा, आपका मतलब काकी के, हिम का मतलब उसे, यानी उसका छुटकारा होने के लिए, यानी उससे छुटकारा पाने के लिए। ओके, तो सुल्तान हु वाज द मर्सी ऑफ द बार्बर, कि सुल्तान जो बार्बर यानी नाई के रहमो करम पे था, यहाँ पर रहमो करम पे उसके इसलिए था क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान था। अब जो है हज्जाम ही वो कुछ कर सकता, ठीक है, हज्जाम ही कुछ कर सकता था, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि जो हज्जाम के रहमो करम पे था, वाज रेडी, वो तैयार था, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने को, टू बी रिड ऑफ हिम, उससे छुटकारा पाने के लिए, यानी जो भी कह देता वो छोड़ दे भाई मुझे, वो इतना परेशान कर दिया था बादशाह को उसने। ओके, तो यहाँ पर इस पैराग्राफ का ये तर्जुमा होगा। आगे देखते हैं गाइस क्या हुआ। आगे हुआ, बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाइड, एंड यू शैल हैव all the food that has been prepared for me today. Please show me the food so that I may judge if it is enough for me, for my 5 friends. I have enough food for you, the Sultan exclaimed, but he ordered that all the food prepared for his feast be brought in. Okay, आगे क्या हुआ कि be quick, जल्दी करो, be quick का मतलब है जल्दी करो, and finish your work, और अपना काम पूरा करो। The Sultan replied, बादशाह ने जवाब दिया, एंड यू शैल हैव, और आपको मिलेगा, यू शैल हैव आप रखेंगे यानी आपको मिलेगा, ऑल द फूड, तमाम खाने, डेट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी, डेट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ये पूरा आपका पैसिव वॉइस है, डेट ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। डेट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड जिनको तैयार किया गया है या जो तैयार किए गए हैं, फॉर मी मेरे लिए, टुडे आज, यानी आज मेरे लिए जो भी खाने तैयार किए गए हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे, आपके पास होंगे यानी आपको मिलेंगे। आसान सा जुमला था। प्लीज शो मी द फूड, इंपरेटिव सेंटेंस है, प्लीज मुझे जो है खाना दिखाइए। यहाँ पर दिखाइए के लिए हमें प्लीज लाया, प्लीज लाने की जरूरत नहीं है, ये आपकी अंग्रेजी की ताबीर है कि अक्सर वो लोग प्लीज ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो प्लीज शो मी द फूड, कि आप मुझे खाना दिखाएं, सो डैट ताकि आई मे जज, मैं फैसला कर सकूं, आई मे जज मैं फैसला कर सकूं, इफ इट इज एनफ फॉर मी फॉर माई 5 फ्रेंड्स। इफ का तर्जुमा होगा अगर, इट इज ये है एनफ काफी, फॉर माई 5 फ्रेंड्स मेरे 5 दोस्तों के लिए। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर इफ का मतलब अगर से नहीं होगा बल्कि आया की, आया की ऐसे इस्तेमाल होता है जुमले से रब्त पैदा करने के लिए। ओके, सो प्लीज शो मी द फूड, बराए करम मुझे खाना दिखाएं या मुझे खाना दिखाइए, सो डैट ताकि आई में जज मैं फैसला कर सकूं, इफ़ इट इज़ एनफ फॉर मी कि ये मैं आया कि, यहाँ पर इफ़ जो है ये असल में इज से इस जुमले की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस जुमले को सिंपल में बदल दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इफ़ आ गया है। ओके, सो इफ़ इट इज़ एनफ कि ये काफ़ी है, फॉर माई 5 फ्रेंड्स मेरे 5 दोस्तों के लिए। आगे क्या हुआ, आई हैव एनफ फूड फॉर यू, कि मेरे पास काफ़ी खाना है आपके लिए। आई हैव मेरे पास है, एनफ काफ़ी, फूड खाना, फॉर यू तुम्हारे लिए,
यानी मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत खाना है। आपके लिए भी कह सकते हैं, तुम्हारे लिए भी कह सकते हैं। द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, बादशाह ने चिल्लाकर कहा। बट ही ऑर्डर्ड, लेकिन उसने हुक्म दिया, डैड की ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट। ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है। बी ब्रॉट इन, ये आपका जो है पैसिव वॉइस में। ओके, सो ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर फीस्ट, कि तमाम खाना, ऑल द फूड हर तरह के खाने, प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट जो उसकी दावत के लिए तैयार किए गए हैं, बी ब्रॉट, ओके, लाया जाए इन सामने। ओके, तो बादशाह ने हुक्म दिया कि जो तमाम खाने उसकी दावत के लिए या उसकी दावत के लिए बनाए गए, तैयार किए गए, उनको सामने ले जाए। ब्रिंग इन का मतलब सामने लाना। ओके गाइस, ये पेश किया जाए। ओके, ये भी आप तर्जुमा कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, दिस इज वेरी गुड बट आई शैल वांट सम फ्रूट फॉर द डिजर्ट ऑल्सो। द सुल्तान इन desperation, since his head was half shaved, ordered that the fruits should also be brought in. The barber left off shaving the sultan to examine each dish separately. This took up half an hour. Okay, आगे क्या हुआ? द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड, कि जो नाई ने खानों को अच्छे से देखा, लोगों का मतलब देखना अच्छी तरह से, एंड सेड, और कहा, दिस इज वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है, यानी बहुत अच्छी बात है। बट आई शेल वॉन्ट, लेकिन मैं चाहूंगा, सम फ्रूट, कुछ फल। ओके, तो ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ, बट आई शेल वॉन्ट, मैं चाहूंगा, सम फ्रूट, कुछ फल। लेकिन इसका हम तर्जुमा कैसे करेंगे? लेकिन मुझे कुछ फल भी चाहिए, फॉर द डिज़र्ट ऑल्सो। वह भी का तर्जुमा मैंने कर दिया, फॉर द डिज़र्ट, मीठे के लिए। यानी खाने के बाद जो हम खाते हैं मीठा, चाहे फल हो चाहे हलवा वगैरह हो, उसको हम डिज़र्ट बोलते हैं। तो खाने के बाद मीठे के लिए कुछ फ्रूट भी चाहिए। द सुल्तान इन डिस्परेशन, बादशाह जो है जो परेशानी के आलम में, सिंस हिज हेड वाज हाफ शेप, चूंकि उसका सर आधा छिला हुआ था, ऑर्डर्ड। सो ये असल में सिंस हिज हेड वाज हाफ शेप्ड, ये जुमले मोतरज़ा है। और जुमले मोतरज़ा किसे कहते हैं? जिसको हम जुमले में इस्तेमाल कर लेते हैं और उसका कोई सियाक व सबाक ना हो, जुमले से ताल्लुक़ ना रखता हो। तो क्या अलग अलग से बात आ जाए, इसको बोलते हैं जुमले मोतरज़ा। असल में है द सुल्तान इन डिस्परेशन ऑर्डर्ड, ये जुमला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इसका तर्जुमा करेंगे, बादशाह वो मायूसी के आलम में, सिंस क्योंकि हिज हेड वाज हाफ शेप्ड, उसका जो है आधा सरी छुला हुआ था, ऑर्डर्ड, उसने हुक्म दिया, डेट कि द फ्रूट शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन, कि फल भी लाए जाएं। द फूड शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन, फल भी लाए जाएं। ओके, आपका पैसिव वॉइस है। उसके बाद क्या हुआ? द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग, हज्जाम ने बाल मोड़ना छोड़ दिया। द सुल्तान इन सुल्तान के, यानी सुल्तान का बाल तराश रहा था, उसको छोड़ दिया। क्यों? टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली, टू एग्जामिन, जांचने के लिए, चेक करने के लिए, ईच डिश, हर पकवान को, सेपरेटली, अलग अलग, ठीक है, एक एक करके, जिसे आप कह सकते हैं। तो जो है बार्बर ने जो है, ये हज्जाम ने यानी सुल्तान के बाल मूड़ना छोड़ दिया, किस लिए? हर डिश को अलग अलग तौर पर चेक करने के लिए। दिस टुक अप हाफ एन आवर, दिस टेक अप का मतलब होता है लेना या लग जाना, हाफ एन आवर का मतलब आधा घंटा, हाफ एन आवर का मतलब आधा घंटा। ओके, अगर यहाँ पर हाफ एंड 1 आवर होता तो इसका मतलब 1.5 घंटा होता। यहाँ पर हाफ एन आवर का मतलब आधा घंटा। सो दिस टुक अप हाफ एन आवर, कि इसने लिया आधा घंटा। दिस टुक अप हाफ एन आवर, इसने आधा घंटा लिया, ये लफ्जी तर्जमा हुआ। लेकिन यहाँ पर हम क्या कहेंगे? दिस टुक अप हाफ एन आवर, इसमें कुल आधे घंटे लग गए। अच्छा तर्जमा क्या होगा? इसमें आधे घंटे लग गए। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी पैराग्राफ समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे द सुल्तान stamped his feet impatiently, but the barber did not hurry. At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried, I never knew that you were so generous. Okay, so the Sultan stamped his feet impatiently.
कि सुल्तान ने स्टैम्प हिज फीट का मतलब पैर मारना, ओके। स्टैम्प का मतलब होता है स्टैम्प लगाना, मोहर लगाना, पैर मारना भी होता है। सो द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली। इम्पेशेंटली का मतलब बेसब्री की हालत में, बेसब्री के साथ, यानी बेसब्री के आलम में। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली। बादशाह ने जो है बेसब्री के आलम में अपने पैर पीटे, यानी अपने पैर मारा। बट द बारबर डिड नॉट हरी। बट लेकिन द बारबर डिड नॉट हरी, हज्जाम ने जल्दी नहीं की। आसान सा जुमला है, कोई मुश्किल नहीं। आगे चलते हैं। एट लेंथ। एट लेंथ का मतलब होता है आखिरकार। एट का मतलब पर, लेंथ का मतलब लंबाई। एट लेंथ का मतलब अगर लफ्जी तर्जुमा करें तो इसका मतलब होगा लंबाई पर, लेकिन इसका मतलब होता है आखिरकार। हाउएवर, वही इससे से मिलता जुलता। खैर, ही बिगेन टू ही अगेन टूक अप द रेजर। उसने दोबारा जो है उस्तरा लिया। बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क। आसान सा जुमला है, बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। फ्यू मिनट्स का मतलब थोड़ी ही यानी कुछ ही मिनट के बाद। बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, लेकिन कुछ ही मिनट्स के बाद। ऑफ वर्क, काम के, यानी कुछ ही मिनट काम करने के बाद। काम के कुछ ही मिनट के बाद ठीक है, चलेगा, काम के कुछ ही मिनट के बाद। लेकिन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क यानी थोड़ी, यानी कुछ मिनट काम करके क्या हुआ? स्टॉप्ड सडनली, वो अचानक रुक गया। एंड क्राइड, और चिल्लाया। यहाँ पर चिल्लाया, क्राइड, लेकिन आप कह सकते हैं जोर से कहा। एंड क्राइड, और जोर से कहा। आई नेवर न्यू, मैं कभी नहीं जाना, मैंने कभी नहीं जाना। डैट, कि यू आर सो जनरस, कि आप जो है इतने ज़्यादा फैयाज है। सो का मतलब बहुत ज़्यादा, जनरस का मतलब फैयाज। सो जनरस का मतलब इतने ज़्यादा फैयाज है, इतना ज़्यादा सखी हैं आप। सो आई नेवर न्यू का लफ्ज़ तर्जुमा हमने किया कि आई नेवर न्यू, मुझे कभी नहीं मालूम था। लेकिन हम कहेंगे कि मैं कभी नहीं जानता था। आई नेवर न्यू, मुझे नहीं मालूम था। ये भी कह सकते हैं मुझे नहीं मालूम था कभी भी। आई नेवर न्यू, मुझे कभी भी नहीं मालूम था। डैट, कि यू आर सो जनरस, कि आप जो है इतने ज़्यादा जो है फैयाज हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती, जो कि मुकम्मल कहानी नहीं है, चूँकि उन्हें प्रैक्टिस करवानी थी। इसलिए एनसीईआरटी वालों ने अरबियन नाइट्स में से निकाल करके उसको अपने सिलेबस में दाखिल किया था, वहाँ से मैंने चूँकि लिया है, तो इसलिए यहाँ पर इतनी ही कहानी है। अब आगे क्या हुआ था नाई के साथ, अब जो है आप अरबियन नाइट्स पढ़ेंगे तो हो सकता है वहाँ पर आपको मिल जाए। ओके गाइस, तो ये था हमारा आज का सबक, जिसको हमने पूरा किया। और मेरे ख्याल में कि कोई और मुश्किल ऐसी बात नहीं है जिसकी तशरीह की ज़रूरत है। बस हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं, तर्जुमा करके बता रहे हैं, ताकि आप जब हमारे साथ प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आगे के मराहिल आपके लिए आसान हो जाएंगे। जब आप खुद से पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको इसका फ़ायदा नज़र आएगा। और उम्मीद करता हूँ कि पहले के बिलमुकाबिल ज़रूर कुछ न कुछ तरक्की आपको महसूस हुई होगी, आपकी जो है इबारत को समझने में, ठीक है, अंग्रेज़ी इबारत को समझने में आपके अंदर जो है तरक्की महसूस हुई होगी। आप खुद महसूस कर रहे होंगे कब? जब आप पहले इसको पढ़ते होंगे, फिर मेरे साथ इसको पढ़ते होंगे तब, वरना डायरेक्टली कोई फ़ायदा नहीं हो रहा आपको। मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ जो मैं बहुत पहले कह चुका हूँ, इसलिए बात बीच में कह देता हूँ ताकि जो है थोड़ा सा जोश पैदा हो जाता है। इसलिए बार बार हम जो है एक ही चीज़ को दोहरा देते हैं कभी कभी। और इस्लाम ने भी इसमें यह कहा गया है कि वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कुरान में कहा गया है कि मोमिनों को जो है याद दिलाते रहिए, क्योंकि उनको नसीहत करते रहिए, क्योंकि याद दिलाया जाना उनको या उनको नसीहत करना, ये सारी चीज़ें जो है मोमिनों को फ़ायदा देती है। यानी हम याद दिला देंगे तो उनके अंदर जोश पैदा हो जाएगा, फिर से वो ईमान का लेवल बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम बार बार रिपीट कर देते हैं कि आप जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ओके गाइस, तो उन्हीं कलिमात के साथ अब आज का सबक यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात अगले सबक में होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।